हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज है लेक्चर नंबर 6 और हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ा मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और उससे पहले आज का टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। और फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला। ये बच्चों हमारा आज का टारगेट है, ठीक है ना। ये चीजें अपने को कवर करनी है और बाद में फिर आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये होमवर्क है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। उसमें जो सोल्यूशन है मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 इधर है, 10 से लेके 18 तक इधर है, फिर 19 to 28, 29 to 38 और ये 40 तक, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए थे। किसी में जो रॉन्ग वर्ड से स्टेटमेंट चेंज हो रहा था उसको रीराइट कर देना था, या ट्रू फॉल्स बताना था, या फिल इन द ब्लैंक्स बताना था, या कुछ एक फीचर्स दिए थे और ये फीचर किसके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, ये सब बताना था, ठीक है ना। सेल एक बेसिक चैप्टर है और सेल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों पे काम में आती हैं। इसलिए थोड़ा सा कुछ एक चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है कि अपन बाहर से पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा था कुछ बच्चे कह रहे थे फिजन तो एनसीईआरटी में पढ़ाया ही नहीं गया। मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आखिरी लाइन है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन। अब आपको अगर मतलब एनसीईआरटी चिल्लाना नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना और समझना है। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, है ना, ये जो एग्जामिनिंग बॉडी है, लास्ट ईयर जिस तरीके से एक मिसकंडक्ट हुआ, कहीं ना कहीं उनकी जो रेपुटेशन थी उस पर उसकी वाट लगी, तो वो लोग थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पिछले दिनों जेई मेन का जो सर्कुलर आया, आपने उसमें देखा कि उन्होंने सेक्शन बी हटा दिया है। पहले की तरह पूरे सवाल आपको करने होंगे, तो पेपर भी थोड़ा टाइट बन सकता है। और ये एक चैप्टर भी ऐसा है ना कि मतलब अब इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ लेते, बैच लेने की क्या जरूरत थी, है ना। तो जहां पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं मैं आपको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा टाइम कम है, आप सब जानते हैं। और मैं लिटरली आपको बता दूं, एक सिंगल भी पॉइंट एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है जो मैं टाइम की कमी की वजह से स्किप कर रहा हूं। बस इसकी वजह से ड्यूरेशन जो है वो हम लोग 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट तक की रख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे लोगों को उसमें से एतराज है तो मैं ड्यूरेशन घटा देता हूं। फिर 4 मई को आपका पेपर होगा और 29 अप्रैल को सिलेबस पूरा होगा, ये होगा बस। तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आधे घंटे का, आप कहो मैं आधे घंटे का लेक्चर दे देता हूं, मुझे क्या है। आए फटाफट से आधा घंटा रिकॉर्ड किया, चले गए, हमारे लिए तो और आसान हो जाएगा ना बेटा। तो थोड़ा सा चीजों को संभालिए आप भी, है ना। बाकी एनसीईआरटी रीडिंग अपन कर ही रहे हैं, क्वेश्चंस आपको चाहिए वो मिल ही रहे हैं। आइए भाई अपन बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, ठीक है ना। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन इज समथिंग लाइक फ्रेमवर्क। जैसे आपका एक स्केलेटन होता है, बोन्स वगैरह का बना होता है, वैसे ही सेल का भी एक स्केलेटन होता है। सेल का जो स्केलेटन है साइटोस्केलेटन कहेंगे। एंड दिस साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, while it is present in यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा भाई बताइए जरा। आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। क्लियर है सबको, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों अगर हम लोग बात करें, दूसरा वाला पेन कहां है भाई। ये जो साइटोस्केलेटन है,
ये एक इलेबोरेट प्रोटीनीसियस नेटवर्क है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। व्हाट इट इज, क्या होता है ये? आप कहेंगे कि ये एक इलेबोरेट प्रोटीनीसियस नेटवर्क प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। elaborate proteinaceous network present in साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म में प्रोटीनीसियस फिलामेंट का या प्रोटीनीसियस चीजों का एक क्या है, इलाबोरेट नेटवर्क है। प्रोटीन के बने हुए कंपोनेंट हैं इसके, उसका एक क्या है, ये नेटवर्क है। और ये किसमें किसमें हेल्पफुल है? अगर आप इसके फंक्शन की बात करें, साइटोस्केलेटन का क्या क्या फंक्शन है भाई, साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। तो अगर आप साइटोस्केलेटन के फंक्शन की बात करें तो साइटोस्केलेटन जो है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, साइटोस्केलेटन जो है एक तो क्या करेगा, सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा भाई? सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा बेटा सेल को। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, इट मेंटेन सेल शेप, इट मेंटेन सेल शेप। ठीक है जी। तो सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और सेल शेप को मेंटेन करता है। ये बातें हो गई किसके बारे में? साइटोस्केलेटन के बारे में। किसके बारे में हो गई भाई? साइटोस्केलेटन के बारे में हो गई। साइटोस्केलेटन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लैजला। आफ्टर दिस हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिलिया और फ्लैजला पढ़ेंगे। बच्चों अगर आप सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर आप सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात करें, ठीक है ना, एक एक चीज को समझिएगा। तो आप कहेंगे सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल। आप क्या करो, ऐसे दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लो भाई, ऐसे दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लो आप। ठीक है ना? ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं इसको कहा जाएगा क्या? इसको कहा जाएगा सेंट्रियोल। ये भी क्या है? सेंट्रियोल है। और ये भी क्या है? सेंट्रियोल है। इनके चारों ओर जब आप देखेंगे तो ऐसा एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास पाया जाता है। इस तरीके से कुछ एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास पाया जाता है। ठीक है? तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तो सेंट्रियोल हैं। और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से कैसे प्रेजेंट हैं? तो आप कहेंगे कि ये दोनों सेंट्रियोल कैसे प्रेजेंट हैं? परपेंडिकुलर प्रेजेंट हैं भाई। कैसे प्रेजेंट हैं? परपेंडिकुलर मैनर में प्रेजेंट। क्लियर? तो आप कहेंगे ईच सेंट्रोसोम ईच सेंट्रोसोम consist of each centrosome consist of two centrioles lie perpendicular to each other, lie perpendicular to each other। वो दो सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए दो सेंट्रियोल। ठीक है जी? ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों तो हो गए सेंट्रियोल। और ये हो गया बच्चों एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास। ठीक है ना? और ये जो पेयर है इसको क्या कह देंगे? सेंट्रोसोम कह देंगे। दो सेंट्रियोल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? फिर सेंट्रोसोम कह देते हैं। बच्चों ये जो सेंट्रियोल है,
आइए सेंट्रियोल के बारे में कुछ एक बातें कर लेते हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बताइए क्या करेगा, ये सेंट्रियोल कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि ये जो सेंट्रियोल है ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। इसका डुप्लीकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है, ठीक है। अब यहां पे ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं, डुप्लीकेशन का मतलब इसका नंबर डबल हो जाता है, ठीक है। आप कहेंगे डुप्लीकेट्स एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल, डुप्लीकेट्स एट एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जब भी अगला चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना, तो जब G1S G2 आप पढ़ते हैं तो जो एस फेज होता है उसमें इसका नंबर डबल हो जाता है, यानी कि 2 सेंट्रियोल से 4 सेंट्रियोल हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि 1 सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, इसका डुप्लीकेशन होता है सेल साइकिल के एस फेज में। आप कहेंगे कि ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अगर आप इसके शेप की बात करें, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, एंड इट इज absent in almost all of the plant cell, absent in almost all of the plant cell। जनरली जो प्लांट सेल उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि जहां कहीं पर भी ऐसा होगा, जहां कहीं पर भी ऐसा होगा कि क्या पाया जा रहा है भाई बताइए जल्दी से, सिलिया फ्लैजेला पाया जा रहा है, वहां कंफर्म है कि सेंट्रियोल पाया जाएगा, वहां कंफर्म है कि सेंट्रियोल पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला या फिर सिलिया हैं, इनका जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल या आप कह सकते हैं सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनेल का बना होता है। क्लियर? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर जो है बेटा आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला है। यहां पर ऐसे 9 पाए जाते हैं बेटा ट्रिपलेट, और ये जो ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट बेटा अगर आप देखेंगे तो ये बने होते हैं किसके? ट्यूबुलिन के बने होते हैं। ये बेटा ये आप देखेंगे ऐसे 9 ट्रिपलेट होते हैं, और ये जो 9 ट्रिपलेट होते हैं इनमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं ABC, इसको आपने ए कह दिया, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी एंड सी, 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 ए बी एंड सी। और ऐसे ही सेंटर पे क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल तो नहीं पाया जाता, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन क्या है एक प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हब कहेंगे, एक प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हब कहा जाता है, हब। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये रेडियल स्पोक्स के थ्रू इससे जुड़े हुए होंगे। ऐसे 9 क्या होते हैं? 9 होते हैं बेटा रेडियल स्पोक्स, और ये ऐसे 9 रेडियल स्पोक्स से, मतलब हर एक ट्रिपलेट का एक रेडियल स्पोक, वो इसको क्या करेगा? इसके सेंट्रल पार्ट से जो जाके जोड़ देगा, जिसे हम क्या कहने वाले हैं? हब कहने वाले हैं। क्या हो जाएगा ये बेटा? हब हो जाएगा, प्रोटीनीशियस होता है।
और आप देखेंगे कि ये ए और सी भी आपस में जुड़ा हुआ होता है, ये ए और सी भी आपस में जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से अगर आप देखें इसको, तो ये ए और सी भी बेटा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये ए और सी को आपस में जोड़ने का काम करता है एसी लिंकर। इस ए और सी को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एसी लिंकर कर रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है, जैसे आप इस पार्ट को देखें, इतना पार्ट, तो इनको कह दिया जाएगा पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरीफेरल पार्ट पर है तो बेटा ये हो जाएंगे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है तो किसके बने होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं आप, तो ये किसके बने होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। और ये कितने हैं? 9 हैं। ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है कितने हैं? 9 हैं। और बताइए ये सिंगुलर हैं, सिंगलेट हैं, डबलेट हैं या ट्रिपलेट हैं? तो आप कहेंगे ट्रिपलेट हैं। ये ट्रिपलेट कैसे हैं? ट्रिपलेट हैं। भाई अगर ऐसा होता कि 1 2 3 ऐसे 9 प्रेजेंट होते तो आप क्या कहते कि सिंगलेट है? क्या कहते? सिंगलेट। अगर ये ऐसे 2 प्रेजेंट होते तो आप क्या कहते कि ये डबलेट हैं। अगर ये ऐसे 3 प्रेजेंट हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये ट्रिपलेट है। ऑलराइट बेटा, कैसे हैं? ये ट्रिपलेट है मेरे भाई। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में हैं। और ऐसे कितने ट्रिपलेट हैं? 9 हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फिर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितना हो जाएगा, अगर आपसे यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि भाई फिर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 × 3 यानी कि 27। एक सेंट्रियोल में अगर आप देखें तो टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब वो 3 के फॉर्म में है तो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, तो ऐसे 9 ट्रिपलेट पाए जा रहे हैं। क्या पाया जा रहा है बेटा? ऐसा 9 ट्रिपलेट पाया जा रहा है। अच्छा, ये जो है इसको आप कहते हैं एसी लिंकर। ये जो ए माइक्रोट्यूब्यूल और सी माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कह दिया जाता है एसी लिंकर। और फिर आप देखेंगे कि ये कुछ स्पोक्स हैं, जैसे साइकिल की तीली होती है वैसे ही ये स्ट्रक्चर हैं। और ये रेडियल स्पोक्स क्या कर रहे हैं? इस ए माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल पार्ट से जोड़ देते हैं, जिसे हब कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा? हब कहा जाएगा बेटा, हब। राइट। तो ये आपका क्या क्या हो गया? ये सेंट्रल पार्ट है, हब है। दिस इज द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट क्या कह दिया जाएगा बेटा? इस सेंट्रल पार्ट को बताइए मुझे। हब कह दिया जाएगा। कैसा होता है ये? प्रोटीनीसियस होता है भाई, प्रोटीनीसियस होता है। क्या इसमें माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हब में माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट है बेटा। ये जो हब वाला पार्ट है, इस हब वाले पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट होता है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंट्रियोल है ये एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। बताओ भाई, सेंट्रियोल जो है वो कैसा है? एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो वो कितना है? 9 + 0। क्योंकि अंदर पे ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। इस सेंट्रल पार्ट पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इसीलिए अरेंजमेंट हमने कैसा कह दिया? 0। यहां पर ये क्या है बताइए जरा? सेंट्रल। और सेंट्रल पार्ट पे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट है बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एब्सेंट है।
और ये क्या है, पेरीफेरल पार्ट है, पेरीफेरल। तो यहां पर क्या है, 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है। एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है किसका बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा भाई। तो ये आप देखते चलिए यहां पर, आगे बात समझ कि ये कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो 9+0 है। 9 का मतलब क्या है कि पेरीफेरल पार्ट में 3 ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल के, माइक्रोट्यूब्यूल के क्या है, 3 ट्रिपलेट हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है किसका बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा। ये ट्रिपलेट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये जो ट्रिपलेट है आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है ये आपस में एसी लिंकर से कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड हैं, एसी लिंकर से कनेक्टेड हैं, राइट। और ये जो ट्रिपलेट है एसी लिंकर से कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो क्या सेंट्रल पार्ट पर भी माइक्रोट्यूब्यूल है, नहीं, सेंट्रल पार्ट पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, बस एक प्रोटीनिशियस सेंट्रल पार्ट पाया जाता है, जिसे क्या कह दिया जाएगा, जिसे हब कह दिया जाएगा। तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इनके चारों तरफ एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मास भी पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रियोल जो है बेटा वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन सेल साइकिल के इस फेज में होता है, यानी कि सेल साइकिल के इस फेज में सेंट्रियोल का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। सेंट्रियोल कैसा दिखता है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल में सब में पाया जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट सेल हैं उनमें ये अब्सेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे बैलगाड़ी के पहिए जैसा दिखेगा, कार्टविल लाइक जैसा दिखाई देगा। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है 9+0, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या होता है बेटा, 9+0 होता है। आइए अब इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए भाई, कह रहे सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल, सेंट्रोसोम जो है जिसमें क्या हो जाएगा, ऐसे 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और वो जो 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं उन्हें हम सेंट्रियोल कह देंगे। कह रहा 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का पाया जाता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से क्या होता है, सराउंड होता है। जो सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जब आप देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कार्टविल लाइक। इसमें 9 इवेनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइबर होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्या है भाई, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं और ये कैसे हैं, ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट। और ये जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी ट्रिपलेट है ये आपस में लिंक्ड होते हैं, किससे, एसी लिंकर से। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द हब, ठीक है। जैसे मतलब अगर आप क्या करें, ऐसे सेंट्रियोल को देखें, ऐसे लंबा लंबा बना ले, मान लीजिए यहां पे समझो भाई कि ये इस तरीके से पूरा क्या सेंट्रियोल है, समझना मेरी बात ध्यान से, इस तरीके से कुछ। अभी इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, उधर से अगर आप देखें तो ऐसे 6 7 8 9, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ये क्या है, ट्रिपलेट, 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 ये सारे ट्रिपलेट हैं। तो बेसिकली वो इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की, कि यहां पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है,
ये पार्ट प्रोटीनीसियस है और इसे हब कहेंगे, और इसमें कोई भी नहीं पाया जाएगा क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल जो है नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें बेटा हमने कर ली हैं। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन की अगर आप बात करें, यहीं पर इसका फंक्शन भी लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। एक बच्चे ने कहा सर ऐसे हेडिंग डाल के ही फंक्शन लिखाया करो। कुछ बच्चे ना इस बैच से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फिर ऐसा बोल दो फिर तुम लोग डीमोरलाइज हो जाते हो कि सर हेडिंग डाल के फंक्शन लिखाओ। बेटा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में भी होना चाहिए, है ना। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यही है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि सही बात है, अगर मैं ही हेडिंग डाल के लिख दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। तो मैं अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मैंने क्या किया, कॉन्शियसली फील किया। बाकी आप देख लो। एक तो ये क्या करता है, सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है सिलिया और फ्लैजेला की, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। और बच्चों यहां पर जब हम फ्लैजेला कह रहे हैं तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात है। यहां पर जब आप फ्लैजेला कह रहे हैं तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात है। किसकी बात है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात है भाई, क्लियर है ना, यूकैरियोटिक फ्लैजेला। और दूसरा आप कहेंगे कि ये जो सेंट्रियोल है यही बनाता है स्पिंडल फाइबर। जब एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर कह लीजिए, या एक तरीके से वो जो माइटोटिक अपरेटस होता है, स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल अपरेटस, यही सेंट्रियोल ही बनाता है। जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमल सेल में क्या होता है, किस तरीके से एक माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होता है, राइट। चलिए आगे पढ़ लीजिए, कहां गया ये, ठीक है ना, रेडियल स्पोक से जुड़े हुए होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था। कह रहा द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, एंड दे गिव राइज स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अरे भाई प्लांट सेल में पाया ही नहीं जाता, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल पाया ही नहीं जाता ना। तो अब अगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल पाया ही नहीं जा रहा, अगर प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल है वो पाया ही नहीं जा रहा, तो फिर ये कैसे बना देगा स्पिंडल अपरेटस, तो जहां पाया जाता है वहां बना देगा। क्लियर, आगे आ जाओ फिर। चलो बेटा अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला। क्या पढ़ेंगे भाई, सिलिया एंड फ्लैजेला। जब आप सिलिया और फ्लैजेला की बात करते हो तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो यूकैरियोटिक फ्लैजेला की। किसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला की। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। यूकैरियोटिक फ्लैजेला या जो सिलिया होता है, जैसे अगर आप देखें, अगर प्लांट सेल को भी कंसीडर कर लिया जाए, अगर प्लांट सेल को भी कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा भाई, सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल। और फिर यहां पर जब आप ये देखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा भाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और इसी सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, ये सिलिया और फ्लैजेला जो है वो निकलते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन से, और ये उसका बेसल बॉडी हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है सिलियरी पार्ट। देखो जरा ध्यान से,
इस वाले पार्ट को बेटा कह दिया जाता है सिलियरी पार्ट। छोड़ दो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, नहीं तो कहेंगे सर एनसीईआरटी बाहर पढ़ा रहे हो। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है भाई। अब अगर आप इसको काट के देखें, ठीक है ना, अब अगर आप क्या करें, इसको यहां से काट के देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, समझो भाई। अब अगर आप इसको काट के देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। ठीक है ना, ये वाली जो चीजें ये तो मैंने आपको समझा दी। इधर देखो जरा, क्या होगा इस तरीके से, ये पूरा क्या होगा भाई, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन होगा। मैं वॉल मान के चल ही नहीं रहा भी, अगर है भी सही तो रहने दो। ये क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है। ये यहां पर क्या है, बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी जो कि सेंट्रियोल या सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनल का बना होगा। और इसको यहां से काट दो और काट के देखो तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसा कि मैं इस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। जब आप इसको काट दोगे तो बोर्ड पे कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा। जैसे मान लो इसको आप देखो, ये मान लो फ्लैजला है यूकैरियोट का या सिलिया है। अब इसको यहां से काट के देखो, यानी एक तरीके से यहां से देखो इसको, तो अब देखिए कैसा दिखाई देगा, समझिए। यहां पर एक तो क्या होगा, 9 पाए जाएंगे डबलेट। ये पहला डबलेट बना लिया हमने, ये ऐसे क्या हो जाएगा, दूसरा डबलेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये 9वां। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये 9 पाए जाएंगे डबलेट। ठीक है ना, इनका नाम लिख देते हैं। जैसे वहां पे 3 थे तो ABC नाम दिया था। अब यहां पर क्या है बेटा, 2 हैं तो AB नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, AB नाम दे देंगे भाई। क्लियर, AB नाम दे दिया जाएगा इस तरीके से। और यहीं आप देखेंगे कि ये ऐसे एक सेंट्रल सीथ पाई जाएगी। यहां पे क्या पाई जाएगी, सेंट्रल सीथ। और 2 माइक्रोट्यूब्यूल वो भी सिंगलेट के फॉर्म में यहां पर भी पाए जाएंगे। 2 माइक्रोट्यूब्यूल वो भी सिंगलेट के फॉर्म में यहां पर भी पाए जाएंगे। बच्चों ये हो जाएगा आपका AC लिंकर, सॉरी AB लिंकर। यहां पर जब आप देखेंगे, ये AB लिंकर, ये AB लिंकर जो है ये नेक्जिन प्रोटीन के बने होते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे आपको लिखा उखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये नेक्जिन प्रोटीन के बने होते हैं AB लिंकर, AB लिंकर। और ये जो है कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो A वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, यहां से ऐसे रेडियल स्पोक्स निकल रहे होंगे। मतलब A वाले माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होगा बेटा, रेडियल स्पोक्स निकल रहे होंगे जो यहां पर ऐसे इस सेंट्रल सीथ से जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये ऐसे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहां पर कुछ आर्म्स भी पाए जाते हैं जिन्हें डायनिन आर्म्स कह दिया जाता है। नंबर मत याद रखिएगा डायनिन आर्म्स का, मैं तो लिखाऊंगा भी नहीं कि ये डायनिन आर्म्स है। दरअसल ये जो डायनिन आर्म्स हैं यही ATP की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है ना, आप समझिए डायनिन आर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो यहां पर डायनिन आर्म्स पाए जा रहे हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि ये जो डायनिन आर्म्स होते हैं ये ATP को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी देते हैं। भाई सिलिया फ्लैजला मूवमेंट करेगा, एनर्जी चाहिए। सिलिया और फ्लैजला मूवमेंट करेगा तो एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से आएगी बताइए, ये एनर्जी कहां से आएगी, तो बेटा ये एनर्जी यहीं से आएगी भाई। कहां से, जब डायनिन आर्म ATP को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। तो डायनिन आर्म से वो
डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं, नाम तो मैं लिख दूंगा खैर। अब इधर देखो भाई, ये सबसे बाहर जो पाया जा रहा है ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ जो पाया जा रहा है बेटा, दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। कैसे होते हैं बेटा? ये डबलेट के फॉर्म में होते हैं। और ऐसे कितने डबलेट हैं? 9 डबलेट हैं। किसके बने होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है ना। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं? डबलेट के फॉर्म में है, 2-2 के ग्रुप में ऐसे पाए जा रहे हैं, तो क्या कह देंगे? डबलेट है। ऐसे कितने डबलेट है? 9 डबलेट है। किसका बना होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कह दिया जाएगा इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज, क्या कह देंगे बेटा इसे? इंटर डबलेट ब्रिज। और ये जो इंटर डबलेट ब्रिज है इसी को कह दिया जाएगा एबी लिंकर। ये जो इंटर डबलेट ब्रिज है इसी को कह दिया जाएगा एबी लिंकर। एबी लिंकर कह देंगे इसे, ऑलराइट। और ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहा जाता है डायनिन आर्म्स। चूंकि डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं तो डायनिन आर्म्स कह देंगे। ये व्हाइट मार्कर से जो हम लोगों ने बना रखा है ये है रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स। ये जो ग्रीन पेन से आपने बनाया है, लीफ ग्रीन, ये हो जाएगा बेटा सेंट्रल सीथ। ये हो जाएगा सेंट्रल सीथ। सेंट्रल सीथ। और ये पैरेट ग्रीन कलर से आपने जो बनाया है ये है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कैसे होते हैं? अकेले अकेले होते हैं, सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं। देख लीजिए एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बेटा सब लोग जल्दी से देखो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया भाई सबने? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है सबको? चलिए, अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है हमें। हम लोग कहेंगे कि बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला, बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला। अभी हम वो फीचर पढ़ रहे हैं जो सिलिया और फ्लैजेला के लिए कॉमन है। अभी हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो सिलिया और फ्लैजेला के लिए क्या है बेटा? कॉमन है, ठीक है। आप कहेंगे दीज आर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन ऑफ सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इस लेवल पर आप सेल मेम्ब्रेन कहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बस सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं है ये याद रखना है आपको। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला था वो सेल वॉल का एक्सटेंशन था। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला था वो सेल वॉल का एक्सटेंशन था। और ये जो है ये सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन या यहां पर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन कह सकते हैं। क्लियर? और दोनों मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन।
दोनों जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। दोनों का जो कोर है उसे एक्सोनीम कहा जाता है, एक्सोनीम। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये कोर पार्ट देख रहे हैं ना पूरा, जैसे ऐसे ये फ्लैजला, इसको ऐसे काट के देखो तो काटने के बाद वो जो कोर पार्ट दिखेगा, वो जो पूरा सेंट्रल पार्ट दिखेगा, उसे क्या कह दिया जाएगा? एक्सोनीम कह दिया जाएगा। दिस इज द एक्सोनीम। सिलिया और फ्लैजला, भाई सिलिया और फ्लैजला बाहर से देखने पे तो ऐसे दिखेगा। मान लो ये जो आपको ऐसे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सिलिया और फ्लैजला, तो सिलिया या फ्लैजला तो ऐसा ही रहेगा ना। लेकिन जब इसको काटोगे और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, जिसे आप क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं, एक्सोनीम। तो दोनों का जो कोर है उसे क्या कह दिया जाएगा? एक्सोनीम कह दिया जाएगा, एक्सोनीम, राइट। बेटा दोनों में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है, माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इज 9+2, इज 9+2, ठीक है ना। 9+2 अरेंजमेंट है। 9 क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट, किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। 2 क्या हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, कैसे हैं? सिंगलेट, कितने हैं? 2, ठीक है ना। तो सिलिया हो चाहे फ्लैजला हो, दोनों सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है, दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों का जो कोर है वो एक्सोनीम कहा जाएगा। दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 9+2 है। दोनों में ये जो डबलेट हैं, डबलेट एबी लिंकर से आपस में कनेक्ट रहेंगे, और ये जो डबलेट है ये रेडियल स्पोक्स के थ्रू सेंट्रल शीथ से भी कनेक्ट रहेगा, रेडियल स्पोक्स के थ्रू सेंट्रल शीथ से भी कनेक्ट रहेगा। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए अब हम इनकी वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें डिफरेंस के फॉर्म में देखनी है। अब हम इनकी वो चीजें पढ़ेंगे बेटा जो हमें थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में देखनी है, डिफरेंस के फॉर्म में। ये तो कॉमन चीजें हो गई। अब ऐसे देखते हैं इनके डिफरेंस के रूप में। इधर आपने लिखा सिलिया और इधर आपने लिखा फ्लैजेला, फ्लैजेला। बेटा सिलिया जो होता है स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, जबकि फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला, फ्लैजेला, अगर आप फ्लैजेला की बात करें तो इट इज लार्जर इन साइज, लार्जर। सिलिया का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है फ्लैजेला के, मोर इन नंबर, वाइल फ्लैजेला इज वेरी फ्यू इन नंबर। सिलिया का नंबर छोटा होता है और सिलिया का साइज छोटा होता है, नंबर ज्यादा होता है। फ्लैजेला का नंबर कम होता है, साइज बड़ा होता है। फ्लैजेला का साइज जो है सिलिया से बड़ा होता है। अच्छा, दिस सिलिया वर्क लाइक ओर, सिलिया वर्क लाइक ओर एंड causing movement of cell as well as surrounding fluid। बेटा सिलिया जो है और यानी कि चप्पू के जैसा काम करता है। चप्पू समझते हो? कभी नाव वाव में बैठे हो, कभी नाव में बैठे हो, कभी बनारस गए हो? हैं? तू बन जा गली बनारस की, बताओ भाई, कभी बनारस गए हो भाई? लौंग लता खाने, मतलब ऐसी बहुत सारी जगह हैं, कोई जरूरी नहीं आप बनारस ही जाओ। जो लोग बनारस के आसपास हैं, बनारस गए होंगे, कानपुर में भी नाव चलती है। अरे जहां नदी है वहां नाव चलती है, और क्या, उसमें क्या है। और हर जगह स्टीमर तो चलते नहीं है, बताओ, नाव चलती है बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग प्रयागराज में गए होंगे,
कहीं ना कहीं तो गए ही होंगे। कुछ लोग उधर नॉर्थ ईस्ट में, वो कौन सी लेक है मुझे याद नहीं आ रहा, जिसका एकदम क्लीनेस्ट वाटर है, मैं गया हूं उधर भी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहां पे आपने बोटिंग वगैरह की हो, तो आप क्या देखते हो, इस तरीके से चप्पू चलाते हैं। क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से वो चप्पू चलाते हैं। और तो वो जो चप्पू होता है ना, नाव को भी आगे बढ़ाता है और कहीं ना कहीं उस पानी का भी मूवमेंट करता है। यानी कि क्या हो रहा है कि जब सिलिया का मूवमेंट होता है, मान लो कोई सेल है, तो जब सिलिया के थ्रू मूव करेगी तो सिलिया क्या करेगा, सेल को तो आगे लेके ही जाएगा, साथ ही साथ वो सराउंडिंग फ्लूइड में भी मूवमेंट कराता है। फ्लैजला चक्कर में नहीं पड़ता। फ्लैजला का एक सूत्रीय एजेंडा है, सेल मूवमेंट ओनली, सेल मूवमेंट ओनली। ठीक है भाई, फ्लैजला जो है वो केवल और केवल क्या कर रहा है, सेल का मूवमेंट करा रहा है। क्या करा रहा है, केवल और केवल सेल का मूवमेंट करा रहा है। सिलिया जो है सेल के साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट कराती है। तो बताइए किसका नंबर ज्यादा होता है, सिलिया का, किसका नंबर कम होता है, फ्लैजला का, किसका साइज बड़ा होता है, फ्लैजला का, किसका साइज छोटा होता है, सिलिया का। ठीक है ना, कौन है जो सेल के साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट कराएगा, बताइए कौन है जो सेल के साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट कराएगा, सिलिया। कौन है जो केवल और केवल, इनमें से ऐसा कौन है जो केवल और केवल सेल का मूवमेंट कराएगा, तो फ्लैजला। कौन है ऐसा बेटा, फ्लैजला, राइट। चलिए अब यहां पर मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूं अभी, किसके किसके बीच में, यहीं पर हम लोग अभी पढ़ लेंगे बेटा। ये वाला काम तो अपना हो ही गया है ना, अगली स्लाइड में पढ़ लें क्या, आओ अगली स्लाइड में देखते हैं। थोड़ा सा अगर कभी कंपैरिजन आ जाए, कंपैरिजन, अच्छा हाँ यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं कि बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ, क्यों मैं लिखा चुका हूं, दोबारा भी लिखा देता हूं। बेसल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनल, सेंट्रियोल और सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनल, सेंट्रियोल और सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनल, सेंट्रियोल और सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनल। ठीक है, चलो अब अगली स्लाइड में कुछ और बातें कर लेते हैं। इधर लिखते हैं बेटा सेंट्रियोल, इधर, और इधर क्या लिखते हैं, सिलिया फ्लैजला। एक तरफ हमने क्या लिखा, सेंट्रियोल, एक तरफ क्या लिख लिया, सिलिया फ्लैजला, सिलिया फ्लैजला। ठीक है, देखो बात नंबर एक, सेंट्रियोल कैसा है, मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस, बताओ भाई। सेंट्रियोल कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस। ये भाई बहन कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। अच्छा दूसरी बात बताओ मुझे, सेंट्रियोल में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं, सेंट्रियोल में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितना होगा, 27। 27 कहां से आया बताओ जरा, इधर देखो, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27, जबकि यहां पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं, यहां पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं बताइए भाई, 20 होते हैं। 20 कहां से आया, इधर आओ बताता हूं कहां से आया। 9 पाए जा रहे हैं डबलेट, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया बताओ जरा, 18, और 2 पाए जा रहे हैं सिंगलेट, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। अब आप किसी भी कंपनी के कैलकुलेटर से 18 + 2 करें बेटा, आप मेरा यकीन करिए, आप किसी भी कंपनी के कैलकुलेटर से 18 में 2 जोड़िए 20 आएगा, मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे, मजाक की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई मजाक नहीं भाई, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई में मजाक नहीं, ठीक है, हमारे यहां मजाक नहीं होता, हमारे होती पढ़ाई। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये 18 तो हो गए पेरीफेरल और 2 हो गए सेंट्रल।
हमने क्या किया 18 में, क्या किया 2 जोड़ दिया, 18 19 20, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल बेसिक से हो रहा है ना भाई, हाँ फुल बेसिक भाई साहब, इतना बेसिक कर देंगे, इतना बेसिक कर देंगे भाई साहब कि वाटर का पीएच 10 हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, वाटर का पीएच भी 10 कर देंगे, भले ही न्यूट्रल होता हो, घबराओ मत। तुम तो बताओ तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है, ठीक है चलो। अच्छा एक और बात बताओ, यहां पर जो अरेंजमेंट है वो कैसा है 9+0, और यहां पे अरेंजमेंट कैसा है 9+2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इनका एक मिक्स सवाल बन जाए तो आप कर सकते हैं, क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट और है जो अलग से लिखना है हमें, कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला is structurally different from eukaryotic flagella। ठीक है भाई, तो दोनों फ्लैजेला में क्या होता है, अंतर होता है, ये भी याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, क्या बेटा, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से क्या होता है, डिफर करता है। एंड इज ऑल अबाउट सिलिया एंड फ्लैजेला। एक बार आप पहले सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पूरी चीजें देख लीजिए, फिर अपन इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ये देखो भाई, यहां से शुरू किया था, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये सिलिया और फ्लैजेला, ये हो गए बेटा कॉमन पॉइंट। एक बॉक्स बना देता हूं इधर, नहीं तो 2-4 लोग कहेंगे कि सर समझे में नहीं आया किधर क्या है। ये हमने पढ़े हैं डिफरेंस, इधर हमने पढ़े इनके कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। सीख जाऊंगा भाई धीरे धीरे यार। धीरे धीरे सीख जाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो, मतलब तुम 5 साल में नहीं सीख पाए, पढ़ते कैसे, मुझे 5 लेक्चर तो लगेंगे ना सीखने में कि पढ़ाते कैसे। वक्त वक्त की बात है दोस्त। नहीं बाकी सब बढ़िया है, मैं सही बताऊं बाकी सब बढ़िया है। पर्सनली जब आप ऐसे करते हो ना, ऐसा नहीं कि आपके जो सजेशंस हैं वो समझे नहीं जाते, सुने नहीं जाते, उस पर काम नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप ना अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट्स में निकालते हो तो भाई फिर इधर से भी रिएक्शन आ जाता है। एक बच्चे ने जो लिखा कि फिजन उजन पता नहीं क्या पढ़ा दिया है, कंफ्यूज किया है, एनसीईआरटी के इतना बाहर। भाई एनसीईआरटी ही पढ़ लेता मेरे भाई तो तुझे पता चल जाता फिजन कैसे होता है। आपको पता है, फिर कई बार आपको लगता है टीचर बच्चों को रोस्ट कर देता है, या ऑफलाइन क्लास में जो टीचर बच्चों को रोस्ट कर देता है, ऐसे बच्चे रोस्ट होते हैं भाई, भून दिए जाते हैं पूरे, घर से गोरे चिट्ठे आते हैं और किसी मास्टर की हत्या चढ़ जाते हैं बेचारे। हाँ इनका छिलका निकल जाता है, ऐसे मूंगफली भून के छिलका निकाल देते ना, नमक डाल के खाते हैं, वो हो जाता है इनका। दोबारा पर्सनल मत होना, ठीक है ना। चलिए भाई ये भी देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे यहां तक के, फिर अगर समय बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा, तो मैं न्यूक्लियस भी पढ़ा दूंगा भाई। न्यूक्लियस भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, या अगर आप लोग कहोगे तो आज लेक्चर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, बहुत लंबे लंबे लेक्चर खिंच गए आपके ना। हाँ कोई बात नहीं, आइए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। कह रहे सिलिया और फ्लैजेला जो है वो हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, बनाया था मैंने हेयर, और जो कि क्या है, ये आउट ग्रोथ क्या है, मेम्ब्रेन से है, समझिएगा आप। तो जो कोर वाला पार्ट है वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। कह रहे सिलिया जो है वो छोटू होता है,
है ना, और वर्क लाइक ओर्स, क्या करता है, सेल और सराउंडिंग फ्लूइड सबका मूवमेंट कराता है। फ्लैजला भैया जो हैं वो कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, लार्जर होते हैं, और ये सेल मूवमेंट कराते हैं, चक्कर में पड़ते नहीं है। कह रहा है प्रोकैरियोट में फ्लैजला होता है लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, लिखा है मैंने आपको आखिरी में। कह रहा है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा कि दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यही चक्कर है, फिर बच्चे कहेंगे कि सर हम कंफ्यूज होते हैं। भाई इस लेवल पे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अगर कोई टीचर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्लेस करता है सेल मेम्ब्रेन से, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह अगर सेल मेम्ब्रेन लिख के वो स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करा रहा है, वो खेल रहा है आपके फ्यूचर के साथ, और आप उसे खेलने का मौका दे रहे हो। अगर आपको मजा आ रहा है, आपको लगता है वाह 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 क्या सवाल बना दिया मास्टर ने, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला उलाला। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट जो है वो अजर अमर है। ये जो लोग एनसीईआरटी के नाम का झुंझुना चिल्लाते रहते हैं ना, 4 लाइन उन्हें एनसीईआरटी की कायदे से नहीं आती। और एनसीईआरटी में तो हर साल करेक्शन आ रहा है भाई साहब। अभी जूलॉजी में 2 करेक्शन आए कि नहीं आए, बताओ जरा। अभी जूलॉजी में 2 करेक्शन आए कि नहीं आए हैं। फिर बॉटनी में भी आएगा, जल्दी आएगा। मैं बता रहा हूं कहां पे आएगा आपको। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दी है वहां पे जल्दी आएगा। मेरे टीचिंग लाइन में आने के बाद कम से कम 10 मेजर करेक्शन है जो तो मुझे अभी याद है, सोचिए आप। तो एनसीईआरटी का टैबू, एनसीईआरटी का हवा नहीं बनाना है। और आप कहीं पर भी एनटीए के नोटिफिकेशन में दिखा दीजिए कि क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। हाँ फिर तो क्या है, कुछ पढ़ाना ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी का पेज लगाना है, अंडरलाइन करना है, 4 बार चिल्लाना है, 2 बार हिंदी में, 2 बार अंग्रेजी में, बस खत्म। क्या पढ़ाना है फिर। आप मुझे एक भी कोई भी एनटीए का आप नोटिफिकेशन लेके आ दे जो उसका अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो। अब तुम में से कुछ लोग बहुत होंगे टेक्निकली साउंड, एक नोटिफिकेशन निकाला उसको एडिट मार दिया है ना, कि दीज क्वेश्चन आर ओनली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ले भाई कह सर आपने कहा था ना, ये देखो भाई साहब कान के नीचे ना तानपुरा बजेगा फिर। और ऐसा होता भी है, ऐसे फेक बहुत सारी न्यूज फैल जाती हैं। और इवन एनसीईआरटी का सिलेबस और एनटीए का सिलेबस सेम नहीं है अगर देखा जाए तो। कुछ चीजें एनसीईआरटी पढ़ाती है, एनटीए नहीं पूछता, कह रहे नहीं पूछेंगे, नहीं आ रहा मजा। कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, एनटीए कह रहा है ये तो मैं जरूर पूछूंगा, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखना है, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे भाई संभाला करो, क्योंकि अगर तुम ही नहीं संभालोगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। अगर तुमको वो चीज अगर इतनी ही बुरी लगेगी या अच्छी नहीं लगेगी तो फिर मैं क्यों ही पढ़ाऊंगा वो। अब जैसे मेजर में देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है। यार भाई अभी 10 लेक्चर भी नहीं हुए हैं। मतलब अगर लिटरली देखा जाए तो मैंने जितने टोटल लेक्चर अलॉट हुए हैं उसका 10% भी काम मैंने नहीं किया है। एंड यू आर जजिंग द वे लाइक, ऐसे होता है क्या यार, ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम। फिर ये वही डॉक्टर हैं जो बाद में क्या करेंगे ना, 4 दवाइयां याद है बस उसी कोई भी मर जाए पकड़ा भाई सब पैरासीटामोल सिट्राजीन है, 50 रुपये पैकेट बनाओगे, बस यही होगा। चलो सुनो, कह रहा देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। मैंने बताया इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो कोर वाला पार्ट है, उसे क्या कहेंगे, एक्सोनीम कहेंगे। और इसमें क्या है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो ऐसे पैरेलली रन कर रहे होंगे। और कितने हैं ऐसे आप देखिएगा तो डबलेट के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 यहां पर सिंगलेट के फॉर्म में ऐसे। एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है इसको क्या कह दिया जाएगा, 9+2 एरे। सिंपल सा मतलब है 9+2 अरेंजमेंट। The central tubules are connected by bridges and is called
एंड इनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल सीथ। ये देखो, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और सेंट्रल सीथ से कवर है। सेंट्रल सीथ से क्या है बेटा? कवर है। चलिए आगे देखो, कह रहा सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड, यहां तक तो हो गया था। सेंट्रल सीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। ये देखो, ये जो सेंट्रल सीथ है, ये सेंट्रल सीथ ये ऐसे रेडियल स्पोक्स के थ्रू इससे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच, माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है, ज्वाइंट है। ठीक है। बोथ सिलिया एंड फ्लैजला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। यानी इनका जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल या सेंट्रियोल लाइक ऑर्गेनल का बना होता है। सिंपल सी बात है भाई। चलिए यहां तक के सवाल करते हैं, फिर समय बचेगा तो अपन न्यूक्लियस पढ़ेंगे। शुरू हो जाओ फटाफट से। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे? द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर। कह रहे वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को हेल्प करता है कहीं पर चिपकने में? यू नो वेरी वेल, फिम्ब्री विल बी द आंसर। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं भाई, लाइसोसोम। Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? यानी कि ये बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। Which of the following components provide sticky character to bacterial cell? ग्लाइकोकैलिक्स है क्या ऑप्शन में? यस, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आंसर। Many ribosome may associate with a single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosome are termed as, क्या कहेंगे इसे? पॉलीसोम कह देंगे, या इसी को कहा जा सकता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स यस, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया में तो पाया नहीं जाता। और याद करो आप, यहां से क्या हो रहा था? कुछ टारगेट वेसाइकल सेल के बाहर भी जा रही थी। तो ये वेसाइकल बनाई किसने? अपने गोल्जी भाई ने। गोल्जी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये तो सही है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। बिल्कुल ठीक है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी ठीक है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं भाई, गोल्जी भाई, ये गोल्जी भाई की पैकेजिंग में बनता है। ठीक है ना? तो ये जो चौथा स्टेटमेंट गलत है, यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में होता है, वेक्यूल में नहीं होता। लाइसोसोम में भी नहीं होता, वेक्यूल में भी नहीं होता। न्यूक्लियर इनवलप यहां पर अगर कहा जाए, ठीक है, मतलब इसको सिर्फ न्यूक्लियस मान सकते हैं। तो सीधे सीधे हमारे पास आंसर क्या है? लाइसोसोम एंड वेक्यूल। भाई ये हो गया न्यूक्लियर इनवलप, इसके अंदर क्या है? डीएनए है, ये क्रोमोजोम के फॉर्म में। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा लाइसोसोम एंड वेक्यूल। Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotes? गोल्जी बॉडी है क्या ऑप्शन में? ये रहा। The organelles that are included in the endomembrane system। कह रहा है ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं? बताइए जल्दी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइसोसोम होगा, वेक्यूल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, राइबोसोम नहीं है। पहला ही आंसर सही है भाई। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? ईआर के रिस्पेक्ट में बताना है। एससीआर आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। आरईआर हैज राइबोसोम अटैच्ड टू वीआर, ठीक है। एससीआर डिवाइड ऑफ राइबोसोम, यानी कि एससीआर में राइबोसोम अब्सेंट होता है, ठीक बात है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर प्रेजेंट। बताओ, प्रोकैरियोट में आरईआर पाया जाता है या एसईआर पाया जाता है?
दोनों नहीं पाए जाते, कुछ भी नहीं पाया जाता, तो यही गलत है भाई। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाई साइटोस्केलेटन इन अ सेल? ट्रिपल एम, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोटेलिटी। आगे आ जाओ भाई। द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन अ सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स नोन एज, क्या कहेंगे उसे? क्रिस्टी कह देंगे भाई, क्रिस्टी। द अरेंजमेंट ऑफ आउटर एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इन अ सिलियम 9+2, 9+1 जैसा कुछ नहीं है यहां पर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, और आपको प्रोकैरियोट ढूंढना है। सैक्रोमैसिज ईस्ट को कहते हैं बेटा यूकैरियोट है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, एल्गी यूकैरियोट है। प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट है, यूकैरियोट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस, बी फॉर बैक्टीरिया। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डेंसिटी एंड साइज, क्वांटिटी, या फिर क्या हो जाएगा? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन से हम इनको कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। ये सवाल करो, ये सवाल करो भाई। ये सवाल करिए सब लोग। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, बताओ। एल्गी के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाएगा, हेमी सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, गैलेक्टेंस पाए जाएंगे, सुबेरिन नहीं पाया जाएगा, मैनन्स पाए जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। तो जहां पे चौथा ऑप्शन हो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो देखो इसमें चौथा ऑप्शन है, इसमें भी है और इसमें भी है। 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ठीक है, डी सही आंसर है हमारा। द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों है ऐसा? बताओ। क्या बोथ गोल्जी अपरेटस एंड ईआर हैव सिस्टर्नी, बोथ गोल्जी अपरेटस एंड ईआर हैव सिस्टर्नी, इसलिए है क्या? मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड बाय गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी बॉडी फ्रॉम ईआर, ठीक है। मटेरियल्स पैकेज्ड बाय गोल्जी बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईआर। बोथ गोल्जी एंड ईआर पैकेज राइबोसोम, नहीं, टू द गोल्जी बॉडी फ्रॉम ईआर। जो मटेरियल जो है गोल्जी बॉडी में पैक किया जाना है, जो मटेरियल गोल्जी बॉडी में पैक किया जाना है वो मटेरियल क्या होगा बेटा? ईआर जो है उसको गोल्जी में भेजेगा। ईआर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, लुमिनल, लुमिनल का मतलब क्या हो जाएगा? इनसाइड ईआर, एंड एक्स्ट्रा लुमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस जहां पे भी आएगा वैसे भी गलत है। और लुमिनल का मतलब क्या है? इनसाइड ईआर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, लुमिनल इनसाइड ईआर और एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्मिक। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर इन हैविंग, क्या दोनों में 2 मेम्ब्रेन होती हैं? यस। क्या दोनों में क्रिस्टा होता है? नो। क्या दोनों में डीएनए होता है? यस। क्या दोनों में राइबोसोम होते हैं? यस। क्या दोनों में थैलाकॉइड होता है? नो। तो जिसमें भी ई ऑप्शन आ जाएगा वो गलत है और जिसमें बी ऑप्शन आ जाएगा वो गलत है, ठीक है ना? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एडी एसीडी, एसीडी ज्यादा अच्छा हो जाएगा भाई, एसीडी जो है वो ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा। The ribosome of the chloroplast are smaller than cytoplasmic ribosome, cannot be measured, similar, bigger, no.
स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। चलिए आज ही पढ़ाया। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस प्रोटीनीसियस स्ट्रक्चर, present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. लिपिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीनीसियस, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्रोटीन। इसने देखो ऑप्शंस हैं, बस रिवर्स कर दिया है। तो अगर आप यहां पे साइटोस्केलेटन और यहां पे प्रोटीन लिखेंगे तो स्टेटमेंट गलत है हमारा, उसका कोई सेंस नहीं बन पाएगा, और ये तो गलत है ही है। साइटोप्लाज्म, ये सर्सन रीजन का सवाल है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अपन क्या करेंगे इसका सीधे सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है ना। खैर साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, तो आप कहेंगे ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ठीक है। आर एक्सप्लेन्स ए, क्लियर बच्चों। चलिए आगे आइए। ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर सराउंडेड बाई आइदर सिंगल और डबल मेम्ब्रेन, फॉल्स है भाई, पूरी तरीके से फॉल्स है स्टेटमेंट, बकवास। अगला पढ़ो, कह रहा है इन यूकैरियोटिक सेल नन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कैन वर्क एंड एग्जिस्ट विदाउट मेम्ब्रेन। अरे बिना मेम्ब्रेन के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल है ना, तो ये भी क्या है, फॉल्स। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। आगे आइए। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, साइटोप्लाज्म अभी देखा था हमने। चलिए क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं आज। खोज वोज किसने की वो बाद में पढ़ लिया जाएगा, लेकिन क्या करते हैं बेटा, न्यूक्लियस का ना स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई, सही रहेगा ना। मतलब तुम लोग ऐसे गुस्सा तो नहीं हो जाओगे कि ऊपर उधर हेडिंग में तो नहीं लिखा था न्यूक्लियस, समय बच गया तो न्यूक्लियस भी पढ़ा रहे हो, है क्या है ना भाई। अपना काम निकालने के लिए थोड़ा बहुत चालूपना तो इंसान को आना ही चाहिए, क्यों, क्या कहते हो। जैसे तुम लोग ना ऑफलाइन में मान लो तुमको कोई डाउट वाउट आ रहा है और देख रहे हो कि टीचर जो है बहुत ज्यादा बिजी है, तो क्या बकवास करते हो तुम लोग टीचर से, सर हमको ना आप ही का पढ़ाया समझ में आता है सर, है ना, ऐसे करते हो ना, ऐसे ही होता है ऑफलाइन में। हाँ मतलब हम लोग, मतलब कानपुर में, मैं तो बेसिकली कानपुर में पढ़ा हुआ हूँ, मेरा मेजर जो एजुकेशन है जवान होने के बाद। एक तो वो उम्र होती है जब इंसान ना हाफ पैंट पहन के स्कूल जाता है, तो जो इंसान हाफ पैंट पहन के स्कूल जाते हैं वो वाली अवस्था में कर भी एक जगह चित्रकूट में वहां था और बांधा, बाकी जब इंसान फुल पैंट पहन के स्कूल जाना शुरू होता है तो वो मेरा हुआ झांसी और कानपुर में, ठीक है। तो यार बात तो करते ही ना इंसान ऑफलाइन में कभी कभी। तो मैं और मेरे एक फ्रेंड है, मोहित नाम है उनका, वो भी पीडब्ल्यू में ही है, बॉटनी ही पढ़ाते हैं वो, ऑफलाइन सेंटर पे है, नाम नहीं बताऊंगा सेंटर का। तुम लोग एक सर से पढ़ने जाया करते थे, सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बढ़िया सर। तो क्या हुआ, एक दिन लोग बातें कर रहे थे मैं और मोहित, सर ने देख लिया, सर एकदम गुस्से में आ गए। और सच में भाई वो अच्छी चीज समझा रहे थे, दिक्कत ये थी कि हम लोगों को वो चीज आ रही थी। तो ये होता है, जिसको आता है ना वो नेता बनता है क्लास में। अभी तुमको समझाते हैं, क्यों समझाते हैं, क्योंकि नेता बनने का नुकसान ज्यादा है, ठीक है ना, हमारे साथ वो नुकसान हमें झेलना पड़ा। तो सर एकदम गुस्से में, भयंकर फुल गुस्से में, खड़े हो भाई। अपन भी डर गए यार कि लग रहा है आज मास्टर कूटेंगे भाई। हमारे जमाने में कुटाई उटाई होती थी, तब कोचिंग वाले पन्ने में लिख के ये नहीं भेजा करते थे कि किसी बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है। अब ये नया सतूना शुरू हुआ है। हाँ हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये था कि अगर गलत काम कर रहा है कोई बच्चा तो आप उसे डांट दीजिए,
और देखिए जब आप घर से बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ऑनलाइन का एक फायदा ये है कि आप घर में रहते हैं, घर वालों की नज़र में रहते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। हर जगह पे घर वाले आपके साथ नहीं जा सकते। अब जैसे बहुत सारे दूर दूर से बच्चे कोटा जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, भी लखनऊ आते हैं, कानपुर जाते हैं, तो वहाँ पे टीचर लोग जैसे डांट दिया करते थे। तो भाई हम तो मतलब हम दोनों भाई एकदम शॉक्ड। अब समझ रहे हो यार, मतलब सब लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग, सारे मतलब सारे लोग बैठे हुए उसी उसी क्लासरूम में, समझ पा रहे हो। अब भाई टेंशन कि अब गुरुजी आएंगे और कूटेंगे। अच्छा एक चीज बढ़िया थी, अपन लिखते पूरा थे और सही लिखते थे, अपने मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे, बढ़िया आते थे। मतलब गुरुजी स्टेज से उतर के नीचे आए, इधर भाई साहब हार्ट बीट। हमने कहा भाई साहब, आते ही उनने सबसे पहले तो ऐसे ऐसे नोटबुक उठाई, ऐसे देख रहे हैं, दूसरे की उठाई उसको ऐसे देख रहे हैं, लिख तो रहे हो तुम पूरा। सर सर हम लोग पूरा लिखते हैं सर। मतलब ऐसे हंस नहीं रहे वहां पे, एकदम सीरियस। करे अच्छा, करे क्या बातें कर रहे थे। मैंने कहा सर ये कह रहा था आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी क्लास में मजा आ जाता है। स्टूडेंट रॉक सर सॉक्ड। सर कह रहे सुन देखो ऐसा है बेटा, मैं आज तो छोड़े दे रहा हूँ इस बात पे, अगली बार ये बहाना नहीं चलेगा। तो जैसे अगर कभी तुम लोग मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे, मतलब एक तरीके से अपने जीवन के बेस्ट दिन गुजारने जो तुम्हें अभी बाकी हैं, तो जब तुम मेडिकल कॉलेज में रहो, इन केस अगर कोई प्रोफेसर कभी कह दे स्टैंड अप व्हाट आर यू डूइंग, तो कहना, जो भी तुम्हारा बेंच पार्टनर है, कहना कि सर ये कह रहा था कि सर आप ना बहुत मस्त पढ़ाते हो सर, मजा आ जाता है आपकी क्लास में। भाई साहब वो प्रोफेसर तुम्हें वाइवा में पूरे नंबर ना दे तो कहना, गारंटी है, करके देखो अच्छा लगेगा ना। लंबा हो गया थोड़ा सा, हमें तो न्यूक्लियस पढ़ना था। कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। आज बेटा न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ये देखो आप बेटा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो। अच्छा आज क्या है ना, अपने को सिर्फ न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है। आज अपने को सिर्फ न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो इसलिए मैं यहां पर ईआर वगैरह नहीं बनाऊंगा। दो चार कहेंगे सर ईआर कहां गई, ईआर बेटा दिख नहीं रही बेटा, ईआर जो है दिख नहीं रही, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अपन 2D में बना लेते हैं। उधर पीछे की तरफ ईआर बना हुआ है। सुनो, ये दोनों मेम्ब्रेन जहां पे फ्यूज हो जाती हैं, ध्यान से समझना भाई। अब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये दोनों मेम्ब्रेन जैसे फ्यूज होती हैं तो फिर वहां पर क्या बन जाता है, न्यूक्लियर पोर बन जाता है। ये दोनों मेम्ब्रेन जहां पर ऐसे ये फ्यूज हो जाती हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती हैं तो वहां पे न्यूक्लियर पोर बनता है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे कह दिया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, लेकिन अगर मैं लिख दूंगा तो फिर कुछ लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी बाहर चले गए, है ना। आपका ध्यान भी तो रखना है बेटा, आपकी मांग भी तो भरनी, मतलब आपकी मांग भी तो पूरी करनी है, तो ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी में आप देखेंगे कि एक जगह पर ऐसे ये एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ये ऐसे पाया जा रहा है, जो कि क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है और न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है भाई ये। और यहीं पर ऐसे कुछ पाया जाएगा, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन मटेरियल। मेनली 4 चीजें होती हैं। ठीक है ना, आराम से बढ़िया पानी पी लेता हूं
और फिर एक एक चीज बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो भाई, ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गया बेटा? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक क्या हो गया? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या हो गया? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बच्चों इन दोनों को मिला के ये जो बन रहा है, ये क्या है? इस पूरे को कह दिया जाएगा न्यूक्लियर इनवलप। इस पूरे को क्या कह दिया जाएगा? न्यूक्लियर इनवलप। तो न्यूक्लियर इनवलप जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेनस? एक सवाल तो आपसे भी पूछा जाता है कि भाई जो न्यूक्लियर इनवलप होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है या डबल मेम्ब्रेनस होता है? ऑब्वियसली बेटा ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस हो गया। और न्यूक्लियोलस के साथ साथ हमने क्या किया बेटा? यहां पर ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो चीज है इसे आप कह देंगे न्यूक्लियर पोर। इसे बेटा आप क्या कह देंगे? न्यूक्लियर पोर कह देंगे, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। और ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये इसको कह दिया जाएगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है इसका डायमीटर होता है, डायमीटर इसका हो जाएगा 10 to 50 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा? 10 to 50 नैनोमीटर। ये न्यूक्लियर इनवलप है जो कि दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है। ये न्यूक्लियर पोर है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। भाई अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अंदर के इस फ्लूइड को कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और बाहर यहां जो सब कुछ प्रेजेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर ये जो सब कुछ प्रेजेंट है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर इनवलप हो गया, दो मेम्ब्रेन का एक बैरियर हो गया। एक क्या हो गया? इस साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक हो गया बैरियर जो कि दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है। अब अगर ऐसा हो जाए कि यहां जो आरएनए बनते हैं हमको उन्हें भेजना पड़े साइटोप्लाज्म में, जो कि भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा बताइए जरा? क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि हमें कराना है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनानी है हमें। ये प्रोटीन जो यहां बन चुकी है, अब अगर इसकी जरूरत पड़े कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जाओ, तो बीच में कोई ऐसा रास्ता तो होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और मेनली किसका होता है? आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है ना, सिंपली आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है बेटा, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए जो है वो यहां न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन है
वो कहां पर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर। और याद रखिएगा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये। अच्छा, यहां पर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये पूरा, इसको कह दिया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, या सिंपली आप कह सकते हैं इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है जी। और लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे न्यूक्लियोलस। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है भाई, स्फेरिकल है और नॉन मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो आप कहेंगे इट लाइव फ्रीली इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में अपना बढ़िया आराम से रह रहा है, ये आराम से रह रहा है। क्लियर? इट इज एक्टिव साइट ऑफ, एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इट इज एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो बेटा पता है क्या होता है, ऐसे सेल जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है वहां पे राइबोसोम ज्यादा चाहिए, और जहां पे राइबोसोम ज्यादा चाहिए वहां राइबोसोमल आरएनए ज्यादा चाहिए, और जहां राइबोसोमल आरएनए ज्यादा चाहिए वहां आप देखेंगे कि एक बिगर साइज का न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या होता है बेटा, एक बिगर साइज का बड़ा न्यूक्लियोलस पाया जाता है। याद रखिएगा, अभी अंडरलाइन कराएंगे एनसीईआरटी में, हिंट दिया उन्होंने। प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा तो राइबोसोम की रिक्वायरमेंट ज्यादा, राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो उसको बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए ज्यादा चाहिए, और अगर राइबोसोम आरएनए ज्यादा चाहिए तो उसको बनाने वाला, यानी बेसिकली ये जो न्यूक्लियोलस है इसको कह दिया जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। बेटा प्लीज कंफ्यूज मत होना, है ना, कुछ लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, आता ना जाता चुनाव चिंचाता, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है इसलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री कह देंगे, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जैसे पीडब्ल्यू डॉक्टर इंजीनियर बनाता है तो डॉक्टर इंजीनियर फैक्ट्री कहते हैं। समझ गए बात को? तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। और ये जो इंटरफेज की अवस्था में, इसकी डिटेल कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये क्या है, ये है क्रोमैटिन। तो इंटरफेज की अवस्था में ये जो जेनेटिक मटेरियल है थोड़ा सा ऐसा बिखरा हुआ रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, और उसे अपन क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें चैप्टर पूरा होगा, इस पूरे चैप्टर के सवाल करेंगे। आज जो पढ़ा है उस पोर्शन के सवाल ज्यादा रहेंगे, कल जो पढ़ना है उस पोर्शन के सवाल ज्यादा रहेंगे। 80-20 का रेशियो रहेगा। मतलब अगर मैं अगली क्लास में अगर मैं आपको 30 सवाल कराता हूं तो लगभग आप ये मान के चलिए 24-25 सवाल जो हैं वो आज और कल के लेक्चर के रहेंगे, बाकी के 5 सवाल प्रीवियस लेक्चर्स के रहेंगे। ठीक है ना? न्यूक्लियस की एनसीईआरटी भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही रीड करेंगे। एक्सरसाइज 4 पूरी करिएगा, क्रोमोजोम के अलावा आपके सारे सवाल हो जाएंगे। जो आपको मॉड्यूल मिलता है ना उससे एक्सरसाइज 4 कंप्लीट, सारी की सारी एक्सरसाइज आपको आज कर लेना है। ठीक है? बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।